हेलो। आज हम पढ़ेंगे 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र। पहला सेशन जो हमारा था वह था सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा। उसी सेशन के अंतर्गत हमें दूसरा टॉपिक जो पढ़ना है उसमें हमें ये जानना है कि समांक किसे कहते हैं। माने समांकों के रूप में सांख्यिकी का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समांक है क्या। तो समांक मूल रूप से वह संख्या जो अंकों में व्यक्त की जाए, समांक कहलाएगी। यह ऐसे तथ्य जो अंकों में व्यक्त किए संख्याओं में व्यक्त किए जाते हैं। मूल रूप से कहें तो समांकों से अभिप्राय तथ्यों के उन समूहों से होता है जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जिन्हें हम संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं। माने ऐसी संख्याएं जो अन्य समूहों से भी संबंध रखती हैं पर्याप्त सीमा तक, उन्हें हम समांक, और जिनकी गणना की जा सके, ऐसे अंक समांक कहलाएंगे। तो साधारण भाषा में अगर हम कहें तो जिन्हें हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं और जो एक सीमा तक दूसरे पदार्थों से, दूसरे तत्वों से संबंधित होते हैं, उन्हें हम समांक कहेंगे। अब इसी श्रृंखला में हम चलेंगे समांक की परिभाषा पर। तो जैसा कि मैंने कहा कि परिभाषा राइटर जिस भाषा में लिखते हैं हमें वैसे ही लिखना पड़ती है। तो बाउल के अनुसार हम देखते हैं परिभाषा। तो बाउल के अनुसार किसी अनुसंधान से संबंधित अंकों में व्यक्त किए गए उन तत्वों के विवरण को समांक कहते हैं, जिन्हें एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। माने एक के बदले दूसरे के संबंध को दर्शाया जा सकता है। दूसरी परिभाषा यूल एवं कैंडॉल की है। उन्होंने कहा कि समांकों से तात्पर्य उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। इस तरह से हमने ये समांक की परिभाषा देखी। अब हमें और समांकों को समझना है तो हम इनकी विशेषताओं पर विशेष ध्यान देंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि कौन से अंक समांक कहलाते हैं। तो सबसे पहली विशेषता यह है कि ये तथ्यों का समूह होते हैं। माने अकेली एक संख्या समांक नहीं कहलाएगी, या न किसी से भी संबंध ना रखने वाली संख्या समांक नहीं कहलाएगी। अकेली तथा असंबंधित संख्या समांक नहीं होती है। जैसे एक व्यक्ति की ऊंचाई ली जाए, ठीक है, और या किसी एक वस्तु की कीमत को आंका जाए, तो वह समांक में नहीं आएगा। समांक में कौन आएगा? जब एक से अधिक व्यक्तियों की ऊंचाई ली जाए, उनकी तुलना की जाए। ठीक इसी प्रकार एक वस्तु की कीमत से अन्य वस्तुओं की कीमत को के संबंध को दर्शाया जाए, तुलना की जाए, तो वह क्या कहलाएगा? समांक। माने तथ्यों का एक तो समूह होना चाहिए। एक अकेला कोई भी समांक की श्रेणी में, एक अंक अकेला समांक की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरा हम देखेंगे कि अनेक कारणों से प्रभावित हो। माने समांक कभी भी एक कारण से प्रभावित नहीं होता है, वह अनेक कारणों से प्रभावित होता है। जैसे कि अगर हम देखें उदाहरण के रूप में कि कृषि उत्पादन पर, जब कृषि का उत्पादन होता है तो उस पर केवल एक चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर अनेक चीजों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे जलवायु की दशाएं, वहाँ की जलवायु कैसी है, भूमि जिस पर खेती की जाती है उसकी उर्वरा शक्ति कैसी है ना। फिर दूसरा आ जाएगा कि वह कौन सी तकनीक को अपनाया जा रहा है खेती करने के लिए, और अगर उसमें सिंचाई नहीं हुई है, सिंचाई के साधन कम है, तो इस प्रकार सिंचाई की सुविधा तथा बीज की किस्म का आदि सभी कारणों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार समांक वही हैं जिन पर अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। तीसरा आ जाएगा कि इनका संकलन गणना और अनुमान दोनों से किया जा सकता हो। माने उसकी हम गिन भी सकते हो और उनका अनुमान भी लगाया जा सकता हो। चौथी विशेषता के अंतर्गत आएगा कि संकलन का पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। माने पहले से निश्चित एक उद्देश्य हो और उसके लिए जिन अंकों का संकलन किया जाए, माने एकत्रित किया जाए, वह सब समांक कहलाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समांक का संकलन किसी स्पष्ट एवं सुपरिभाषित उद्देश्य के लिए हो।
ये हो गई हमारी चौथी विशेषता। इस तरीके से हम जानेंगे कि समांक माने है क्या। तो ऐसी हमने विशेषताएं जानी जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा अंक समांक की श्रेणी में आएगा। अब इसी श्रृंखला में हमारा अगला टॉपिक है कि समांक कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम संकलन की दृष्टि से समांक को जानेंगे। संकलन की दृष्टि से समांक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्राथमिक समांक है क्या। तो प्राथमिक समांक वे समांक हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या किया गया हो, एकत्रित किया गया हो, संकलित किया गया हो। उदाहरण के रूप में अगर हम जाने तो जब जनगणना की जाती है हर 10 साल बाद, तो जनगणना करने के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों को, टीचर इत्यादि माने जो रहते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है और घर घर भेजा जाता है। और घर घर जाके वो प्रत्येक व्यक्ति से क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं और आंकड़े एकत्रित करते हैं। इन आंकड़ों को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक समांक। माने जनगणना की दृष्टिकोण से या जनगणना के उद्देश्य से जो घर घर जाके जानकारी एकत्रित की जाती है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, वह आएंगे प्राथमिक समांक। अब हम जानेंगे कि द्वितीयक समांक क्या है। तो द्वितीयक समांक वे समांक होते हैं जिनका संकलन मौलिक रूप से नहीं किया जाता। मौलिक माने प्रत्यक्ष रूप से जाके नहीं किया जाता, बल्कि किसी विशेष अनुसंधान के लिए उन्हें दोबारा किसी अनुसंधान में प्रयोग किया जाता है। माने जैसे जो हमने जनगणना के लिए उदाहरण लेंगे कि जैसे जो हमने जनगणना के लिए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हम बेरोजगारी का आकलन कर लें, या उन्हीं के आधार पर हम बुजुर्गों का अनुमान लगा लें कि कितने बुजुर्ग हैं, कितने युवा हैं, कितने कौन हैं। तो ये जो द्वितीयक समांक के अंतर्गत आंकड़े आ जाएंगे। और अब हम इसके आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे प्राथमिक समांक और द्वितीयक समांक में क्या अंतर है। इस वीडियो में आपको जो समझ में ना आया हो वो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं।